नमस्कार। देश और दुनिया की छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ आज से। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, आपका न्यूज़ आवर्स चैनल पे स्वागत है। आज हम 17 अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड टर्म्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। दिल्ली गवर्नमेंट गेट्स सेंटर्स नॉट टू स्टार्ट प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक ट्रायल। अब इसमें हमारे लिए जानने की बात ये हो जाती है कि प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक क्या है। प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक का दूसरा नाम कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी है। इस थेरेपी में हम एक रिकवर्ड पेशेंट का ब्लड प्लाज्मा को रिट्रीव करते हैं उसकी बॉडी से और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इन्फेक्टेड पर्सन में। इसमें होता क्या है कि जो रिकवर्ड पेशेंट है उसकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ होंगी जिसकी वजह से वो वायरल इन्फेक्शन को बीट कर पाया। तो वही एंटीबॉडीज़ को हम उस रिकवर्ड पेशेंट से इस इन्फेक्टेड पेशेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसकी बॉडी में भी वो एंटीबॉडीज़ आ पाए जिससे वो जल्दी रिकवरी कर सके। अब इसमें जानने वाली ये बात होती है कि कॉन्वलेसेंट क्या है। जो कॉन्वलेसेंट होता है वो पर्सन है जो कि रिकवर कर चुका है उस वायरल इन्फेक्शन से। दूसरा वर्ड प्लाज्मा। हमारी बॉडी में एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स। अब प्लाज्मा जो होता है वो 55 to 60% ऑफ द ब्लड होता है, वेराज ब्लड कॉर्पसेल्स 40 to 45% होते हैं। ये ब्लड कॉर्पसेल्स में 99% आरबीसी होता है, 0.9% वाइट ब्लड सेल्स एंड 0.1% प्लेटलेट्स होते हैं। जो प्लाज्मा होता है ये येलोइश लिक्विड होता है। इसमें 90 to 95% वाटर कंटेंट होता है। इसके अलावा ग्लूकोज, प्रोटीन, सम मिनरल्स एंड सम गैसेज होती हैं जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अब जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो भी इसी प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो रिकवर्ड पर्सन है उससे हम प्लाज्मा निकालते हैं, उसका ब्लड प्लाज्मा। उससे हम जो रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ हैं उसको सेपरेट करते हैं और फिर उन एंटीबॉडीज़ को हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब इस न्यूज़ में दिल्ली गवर्नमेंट को ये ट्रायल करने की मंजूरी सेंटर से मिल गई है। दिल्ली थर्ड स्टेट है जो ये ट्रायल स्टार्ट करने जा रहा है आफ्टर केरला एंड महाराष्ट्र। अब इसमें केजरीवाल ने बोला है कि उससे इन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी जो सीवियर केसेस हैं उनको बचाने में। इसमें और भी बातें कही गई हैं बट इसमें एक और वर्ड आया है जो है ऑपरेशन शील्ड। सीएम ने कहा है कि ऑपरेशन शील्ड की वजह से उन्होंने दिल्ली में वायरस स्प्रेड को काफ़ी हद तक रोक लिया है। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ऑपरेशन शील्ड क्या है। शील्ड एक्चुअली में वो ऑपरेशन है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ था। इस ऑपरेशन के थ्रू सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं जिनकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने कोरोना स्प्रेड को रोकने में कामयाब हो गई है। इस शील्ड में एस का मतलब है सीलिंग, मतलब जो भी कोरोना स्प्रेड एरिया है उसको सील कर देना ताकि जो कोरोना आउटब्रेक है उस एरिया से बाहर ना आ सके। सेकेंड वन इज़ होम क्वारंटीन। जिनको कोरोना वायरस हो रखा है उन्हें घर में ही रोक के रखना। थर्ड वन इज़ आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग। उनको आइसोलेट करना और उनकी ट्रेसिंग करना कि उन्हें कहाँ से मिला ताकि हमें सोर्स का पता चल सके और कौन कौन इन्फेक्टेड है उसका पता चल सके। ई फॉर एसेंशियल सप्लाइज़। जो भी एसेंशियल सप्लाइज़ हैं हमारे ज़िंदा रहने के लिए वो उस तक पहुँचाना। एल इज़ लोकल सैनिटेशन। हर जगह को लोकली इसको सैनिटाइज़ करना ताकि कोरोना आउटब्रेक को रोका जा सके। एंड लास्ट वन डी इज़ डोर टू डोर हेल्थ चेक। अब सेकेंड जो न्यूज़ है वो ये है, स्टॉप टारगेटिंग कम्युनिटी ओवर रिलीजियस मीटिंग सेज डीएमसी। डीएमसी मतलब दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन। उसके चेयरमैन हैं जाफ़रुल इस्लाम। उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह को एक लेटर दिया है, उसमें ये कहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसके रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से उन्हें टारगेट करना सही नहीं है। तो इसमें और भी बातें कही गई हैं लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसमें माइनॉरिटी कमीशन क्या है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी कमीशन 2 लेवल पे इस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एंड स्टेट माइनॉरिटी कमीशन। जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है उसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसके जो पावर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं होते, लेजिस्लेशन से होते हैं। तो इनिशियली इसमें 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट एंड ज़ोरोएस्ट्रियन यानी पारसीज़। बट 2014 में जैन्स को भी इसमें ऐड कर लिया गया। इसमें अगली बात ये जानने की है कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी मदद से इन
माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें से कुछ हैं जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, 25, 26, 29 एंड 30। हम एक एक करके अब इनको देखते हैं। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कोई भी किसी भी इंडिविजुअल को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जैसा कि आप आर्टिकल 21 में देख रहे हैं, एक्सेप्ट अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मीन्स अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोसीजर या लॉ को पारित करती है, जैसे कि 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर रिजर्वेशन फॉर ओबीसी या SC ST, तो वो चीज़ डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगी। आप उस पर आर्टिकल 15 लगा के आप उन पर केस नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये अकेला आर्टिकल है जिसे कोई भी रिपील नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हर एक इंडिविजुअल को ये फ्रीडम दी गई है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, पर्सनल लिबर्टी को एंजॉय कर सके। एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब अगर कुछ हो जाता है जो कि स्पेशल कंडीशन में, जैसे नेशनल इमरजेंसी के कंडीशन में के केस में, वो आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 25, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका ये मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम है उसका रिलीजन चूज़ करने के लिए, उसके खुद के फेथ के लिए, कंसाइज के लिए और प्रोरोगेट करने के लिए। आर्टिकल 26 कहता है कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप कलेक्टिवली भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये बेसिकली माइनॉरिटीज़ के लिए ही बनाए गए हैं। आर्टिकल 29 गिव्स फ्रीडम टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी लैंग्वेज, उनके स्क्रिप्ट या उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की उन्हें ये आज़ादी देता है। जो कि आर्टिकल 30 इज़ फ्रीडम टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसका एग्जांपल है आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़। ऐसे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश करने की आज़ादी आर्टिकल 30 देता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जूम इज़ नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म, सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वर्क फ्रॉम होम का एक नया कल्चर डेवलप हुआ है। अब वर्क फ्रॉम होम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे हम कम्युनिकेट कर सकें। तो जूम ऐसा ही एक वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म देता है। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से इसकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ गई है। और इसमें जो हमारे जानने की बात ये है कि इसका फ़ाउंडर कौन है। तो इसके फ़ाउंडर का नाम है एरिक एस यूहान। ये एक US बेस्ड कंपनी है। 3 अप्रैल 2020 को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के सिटीजन्स लैब को कुछ वीकनेसेस पता चली जूम के प्लेटफॉर्म की। इसमें उन्होंने इसके इंक्रिप्शन से पता लगाया कि इसका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो कुछ चाइना के सर्वर से हो रहा है। उसके बाद दुनिया भर से इसको न यूज़ करने के लिए लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी एक गाइडलाइन जारी की। उसके तहत साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उसने कुछ गाइडलाइंस जारी की कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जूम ऐप को यूज़ नहीं करेगा, और अगर कोई प्राइवेट ऑफिस यूज़ करता है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ यूज़ करेगा। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा के फॉरेस्ट में बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसके बाद से उड़ीसा सबसे ज़्यादा आग से अफेक्टेड स्टेट्स में सबसे ऊपर आ गया है। उड़ीसा में 3531 फायर स्पॉट्स रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद वो पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जहाँ पे 3203 स्पॉट्स हैं। मध्य प्रदेश में 2472 स्पॉट्स हैं। उसके बाद तेलंगाना है जहाँ पे 2339 हॉट स्पॉट्स हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ है जहाँ पे 2163 फायर स्पॉट्स हैं। एक अलर्ट इशू हुआ था 14 अप्रैल तक SNPP और VIIRS सेंसर्स के द्वारा। तब तक उड़ीसा 4th पोजीशन पे था फायर स्पॉट्स पे, लेकिन लास्ट फायर के बाद 861 नए स्पॉट्स ट्रेस हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो फर्स्ट पॉइंट पे आ गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि फॉरेस्ट फायर का कॉज कुछ भी हो सकता है। नेचुरल कॉजेज़ में इंक्लूड होता है कि लाइटनिंग हो सकती है, रोलिंग स्टोन, फ्रिक्शन ऑफ ड्राई बैम्बू,
बट जो 95% फायर होते हैं वो इंसानों की वजह से होते हैं, जिसे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं, इंडिया आइज रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन। इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि इंडिया इस बार रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन करेगा 298.3 मिलियन, जो कि पिछले साल के 291.95 मिलियन टन से ज़्यादा है। इसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि इस बार इंडिया में नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे मानसून का फोरकास्ट है। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि नॉर्मल रेनफॉल होती क्या है। नॉर्मल रेनफॉल उसे बोलते हैं कि जब हम किसी एरिया का एवरेज रेनफॉल ओवर द ईयर्स, कितना वहाँ पे रेन हुई, कितने सेंटीमीटर रेन हुई, जब हम उसका एवरेज लेते हैं, और इसमें कम से कम 30 ईयर्स का एवरेज लिया जाता है। इसमें हमें एक और चीज़ जाननी होगी कि नेशनल मानसून मिशन क्या है। 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने नेशनल मानसून मिशन को इस्टेब्लिश किया था। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए उनका जो विज़न था कि वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायनेमिक प्रेडिक्शन सिस्टम को डेवलप कर सकें, जिससे कि ज़्यादा एक्यूरेट मानसून रेनफॉल का प्रेडिक्शन कर सकें। आईएमडी ने अनाउंस किया है इस साल कि मानसून इस साल का नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल कहने का मतलब है कि 100% जो हमारे पास एवरेज है उसमें ±5% का एरर मार्जिन को लेके आईएमडी, यहाँ पे इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि हमारे यहाँ की फोरकास्टिंग करता है मानसून की। अब हमने डायनामिक मॉडल स्टार्ट किया है यूज़ करना। पहले हम स्टैटिस्टिकल मॉडल इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे पुराने मॉडल से दो चेंजेस हैं। एक, जो नॉर्मल रेनफॉल की डेफिनेशन है उसे 1 सेंटीमीटर से कम कर दिया गया है। पहले 89 सेंटीमीटर रेनफॉल को नॉर्मल बोला जाता था, अब 88 सेंटीमीटर रेनफॉल को नॉर्मल बोला जाएगा। और जो मानसून अराइवल डेट है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वो सारी की सारी चेंज होगी। डायनेमिक मॉडल में, या फिर इसे कपल फोरकास्ट सिस्टम भी बोलते हैं, यहाँ पे कलेक्टिव डेटा लिया जाता है लोकल और ग्लोबल वेदर पैटर्न का, जिससे कि हम फोरकास्ट कर सकें मानसून को। अब इसमें लोकल जो पैरामीटर्स हैं उसमें विंड स्पीड आ जाएगी, हमारे रिवर्स की लोकेशन, फॉरेस्ट की लोकेशन, प्लेन है, हिल है, ह्यूमिडिटी कितना है, इन सब पैरामीटर्स का उस पर फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा ग्लोबल फिनोमिना है, जैसे एल नीनो हो गई, ला नीनो हो गई, या डाइपोल मूवमेंट हो गई, उसकी वजह से जो हमारे मानसून पर इफेक्ट पड़ता है हम उसको भी कंसिडर कर सकेंगे। इन लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को कंसिडर करने की वजह से अब हम ज़्यादा एक्यूरेट डेटा हमें मिल सकेगा। एक्चुअली में इस मॉडल को IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पिछले 10 साल से यूज़ कर रहा है। अब इसको जब IMD यूज़ करेगा तो उसके लिए उसे सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब डायनामिक मॉडल प्लस फास्टर कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो कि हमें सुपर कंप्यूटर से मिलेगी, उसकी वजह से अब हम शॉर्टर फोरकास्ट भी कर सकेंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, पुलिस गेट 7 डे कस्टडी ऑफ नवलखा। सिविल राइट कैंपेनर गौतम नवलखा को 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। मिस्टर नवलखा के ऊपर आरोप है कि उनका इन्वॉल्वमेंट था भीमा कोरेगांव में 2008 में जो राइट्स हुए थे उसमें। इसके तहत उन्होंने कुछ दिन पहले NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के में उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो हमारे लिए अब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें जानने के लिए हैं कि भीमा कोरेगांव का इन सब से क्या रिलेशन है, भीमा कोरेगांव है क्या, और NIA क्या होता है। तो एक्चुअली में भीमा कोरेगांव की एनिवर्सरी होती है 1 जनवरी को। भीमा कोरेगांव में एक्चुअली एक बैटल हुआ था इन 1818 बिटवीन ब्रिटिश आर्मी एंड पेशवा आर्मी। इस बैटल को दलित्स में बहुत ज़्यादा माना जाता है क्योंकि ये एक तरीके का दलित्स के लिए प्राइड का सिंबल बन गया था। एक्चुअली जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें मेनली दलित्स थे, और जो पेशवा आर्मी थी वो अपर कास्ट डोमिनेटेड थी। पेशवाज ने महर दलित का बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन किया है। महर दलित इस बैटल को अपने प्राइड से जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि जब 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश आर्मी ने पेशवा आर्मी को हराया था तो उसमें मोस्टली एक तरीके की दलित लोगों की विजय हुई थी अपर कास्ट पेशवा आर्मी के ऊपर, और इसीलिए दलित्स के द्वारा ये हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव एनिवर्सरी मनाई जाती है। दूसरा, अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है। 2008 के मुंबई अटैक के बाद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि एक इंटर स्टेट एजेंसी होनी चाहिए जो कि ऐसे मैटर्स को हैंडल कर सके। अब उसी के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में के तहत NIA को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। NIA वो केसेस देखती है जहाँ पे इंडिया के सोवरेनिटी, सिक्योरिटी
या फिर जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं अदर फॉरेन स्टेट्स के साथ वो अफेक्ट हो रही हो, या फिर न्यूक्लियर या एटॉमिक फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट कोई केस हो, या फिर स्मगलिंग का केस हो इंडियन करेंसी की। एनआईए, यूएन या फिर उसकी एजेंसीज़ या जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि इंटरपोल, इनके जो ट्रीटीज़ हैं उसको भी अवॉइड करती है। इसका ऑब्जेक्टिव इंडिया में टेरर को कॉम्बैट करना भी है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी ब्रांचेज हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में भी है। नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं आप, पीआईएल इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट जॉब कट्स इन मीडिया। कुछ मीडिया कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी को कट कर दिया या फिर उनको निकाल दिया गया है, उसके तहत पीआईएल फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो हम देखते हैं पीआईएल क्या होता है। पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक्चुअली में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पीआईएल को लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है उन लोगों के लिए जो इससे पहले तक अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं कोर्ट में, जैसे कि पुअर्स हो गए या फिर माइनॉरिटीज़ हो गई। अब पीआईएल का मतलब है कि यहाँ पे एक लिटिगेशन फ़ाइल किया जाता है अगेंस्ट सम पब्लिक इंटरेस्ट। जहाँ पे भी एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के इंटरेस्ट की बात होगी, वहाँ पे कोई भी जाके पीआईएल फ़ाइल कर सकता है कोर्ट में, पर उसके लिए उसे जिसने भी पिटीशन फ़ाइल किया है उसे कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि ये पिटीशन लीगल है। इन द नेक्स्ट न्यूज़ अब देखते हैं, यूपी स्टार्ट्स पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैंपल। जो कोविड-19 के लिए जो टेस्टिंग होनी है उसके लिए पूल टेस्टिंग की इजाज़त दे दी है यूपी गवर्नमेंट ने। तो हमारे लिए ये जानने की ज़रूरत हो जाती है कि पूल टेस्टिंग क्या होता है। अब आपको पता है कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 कितनी तेज़ी से फैला है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन कोविड-19 के पेशेंट्स की ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत कम है। अब जो हमारे पास टेक्निक है जिसे हम आरटीपीसीआर बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक्चुअली में एक बहुत टाइम टेकिंग और कॉस्टली प्रोसेस है। तो हर एक इंडिविजुअल पे करके उसके पॉजिटिव टेस्ट का पता लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा। तो रेदर दैन कि हम हर एक इंडिविजुअल पे टेस्ट करें, हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को लेके उन पर टेस्ट करेंगे। इसे हम पूल बोलते हैं। ऐसे ही कई सारे पूल्स का टेस्ट किया जाएगा। तो जो पूल का टेस्ट नेगेटिव आता जाएगा, हमें उनमें इंडिविजुअल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर किसी एक पूल का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि उस पूल में जितने भी लोग हैं उसमें से कोई न कोई पॉजिटिव टेस्ट का है। तो हम अब सिर्फ उस पूल में हम उस इंडिविजुअल टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। अब इस पूल में मैक्सिमम लोगों की जो लिमिट है वो 5 है। 5 से ज़्यादा लोग एक पूल में नहीं हो सकते। अब पूल टेस्टिंग हम हर जगह क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस बढ़ते जाएंगे एक एरिया में, पूल टेस्टिंग की इफ़ेक्टिवनेस कम होती जाती है, क्योंकि हर एक पूल में अब नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस आने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। अब ये आरटीपीसीआर होता क्या है? आरटी मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, उसका मतलब होता है कि हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो ये कोरोना वायरस है ये आरएनए बेस्ड वायरस है, तो हम इससे आरएनए से डीएनए इसका कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसकी एक पूरी की पूरी चेन बनाते हैं ताकि हम इसको स्टडी कर सकें। तो हम पूल टेस्टिंग की मदद से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पर्सन्स को बहुत जल्दी हम टेस्ट कर सकते हैं, तो हमारी टेस्टिंग की स्पीड इससे बढ़ जाएगी। अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि है मोस्ट कोविड-19 पॉजिटिव इंडियन अब्रॉड्स आर इन गल्फ़। मतलब कि जो इंडियंस जो अब्रॉड में हैं उसमें जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी सबसे ज़्यादा संख्या गल्फ़ में है। अब हमारे लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है? गल्फ़ कंट्रीज़ में आपका कुवैत है, कतर है, ओमान है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। इंडिया का इनसे जो रिलेशन है वो एनर्जी के टर्म्स में, मतलब ऑयल, नेचुरल गैस, इनके टर्म्स में इंडिया बहुत ज़्यादा इन पर डिपेंडेंट है। प्लस हमारे इंडिया की जो मोस्ट ऑफ़ द पॉपुलेशन है जो बाहर रहती है वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करती है। अगर हमारे रिलेशन इनसे अच्छे नहीं होंगे तो वो इन मैन पावर्स को जो कि कोविड-19 है उनको अपने यहाँ रखने से इनकार कर सकते हैं, उन्हें वापस भेजने की बात कर सकते हैं, जिससे कोविड-19 के केसेस को लेके और दिक्कतें पैदा हो सकती है। जबकि हाँ, इंडिया का इस पर स्टैंड ये है कि हम उनसे एक अच्छे रिलेशंस बना के रखें ताकि जो हमारे लोग हैं जो इन कंट्रीज़ में हैं
वो अच्छे से वहाँ रह सकें, उन्हें सही से सारी फैसिलिटीज़, सारे के सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। अब इंडिया का इसमें क्या फ़ायदा है, करीब 8 से 9 मिलियन लोग हैं जो कि अब्रॉड में रहते हैं। जो अब्रॉड में रहते हैं उनके रेमिटेंसेस इंडिया आते हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और इससे काफ़ी अच्छी खासी गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। नेक्स्ट न्यूज़ में मुंबई टीम डेवलप्स वॉइस बेस्ड टेस्ट। इसमें रोम की एक यूनिवर्सिटी एक पायलट टेस्ट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल का, जो कि एक ऐप है जो कि वॉइस बेस्ड टेस्ट करके कोविड-19 के पेशेंट्स का पता लगा सकता है। अब इसमें हमारा जानना ये है कि वॉइस बेस्ड टेस्ट ये है क्या। ये जो टीम है इसमें 3 बायोटेक स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के हैं और एक मुंबई बेस्ड प्रोफेसर है। इनकी टीम ने एक ऐप बनाया है जो एक वॉइस रिकॉर्ड करता है और उस वॉइस को वो डिफरेंट पैरामीटर्स में डिवाइड करता है और फिर उन पैरामीटर्स को एक हेल्दी पर्सन की वॉइस के उन्हीं पैरामीटर से चेक करके वो ये बता सकता है कि वो पर्सन कोरोना-19 से अफेक्टेड है कि नहीं है। इसमें इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है कि जो कोरोना-19 है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, उसकी वजह से वॉइस के पैरामीटर्स में चेंज होते हैं। अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से अराउंड 6300 पैरामीटर्स होते हैं वॉइस के, और उसमें से अराउंड 10 to 12 डेटा होते हैं जो ह्यूमन के वॉइस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये ऐप इन्हीं पैरामीटर्स को कंपेयर करके ये बता सकता है कि उस इंसान में प्रॉब्लम है कि नहीं है। इससे हम हार्ट, लिवर फंक्शन और दूसरे भी डिजीज़ेस का पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं एक्सटेंड ब्रेक्सिट ट्रांजिशन सेज आईएमएफ जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने ब्रिटेन से कहा है कि वो अपने यूरोप से एग्ज़िट होने के प्लान को एक्सटेंड करे क्योंकि सारी इकनॉमी इस समय बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हैं। इसमें हमारी जानने की बात ये हो जाती है कि ब्रेक्सिट क्या है और आईएमएफ के बारे में। ब्रेक्सिट का मतलब है कि जब यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फ़ैसला कर देता है। ये 2016 जून में हुआ था, जहाँ के 52% लोगों ने उसके लीव करने पे वोट दिया था और विथड्रॉल उसका 2017 से स्टार्ट हो गया है। अब आईएमएफ के बारे में जानते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये 27 दिसंबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। आईएमएफ की स्टार्टिंग एक्चुअली ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से हुई थी जो कि 1944 में हुई थी, जिसमें 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलके एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। बट इसका नाम चेंज करके आईएमएफ कर दिया गया था इन 1945, जिसमें 29 मेंबर कंट्रीज़ शामिल थीं। आईएमएफ ने अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन 1 मार्च 1947 से स्टार्ट किया। इस समय आईएमएफ में 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं चाइना में हैव कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट सेज यूएस ने चाइना पे ऑब्लिगेशन लगाया है कि चाइना ने एक लो लेवल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन किया है, जिसकी वजह से उसने ज़ीरो यील्ड स्टैंडर्ड को ब्रीच किया है। इस टेस्टिंग की फाइंडिंग सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई थी, जिसने ये कहा था कि इस रिपोर्ट के बाद यूएस और चाइना के बीच में टेंशन और बढ़ जाएगी, क्योंकि यूएस चाइना को ऑलरेडी कोरोना वायरस आउटब्रेक के लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहा है। अब इसमें हमारे लिए जानने की बात ये है कि ये टेस्ट कहाँ हुआ, ज़ीरो यील्ड स्टैंडर्ड क्या है और सीटीबीटी क्या है। तो ये टेस्ट हुआ है चाइना की लोप न्यूक्लियर टेस्ट साइट पे। ज़ीरो यील्ड न्यूक्लियर टेस्ट के लिए रेफ़र किया जाता है जहाँ पे एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन नहीं होती है, जो कि नॉर्मल न्यूक्लियर टेस्ट में एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन होने की वजह से ही ब्लास्ट रेडियस बहुत बड़ा होता है। अब सीटीबीटी क्या है? सीटीबीटी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये 1996 में साइन हुई थी। इस ट्रीटी के अंडर सारे के सारे न्यूक्लियर टेस्ट जो कि एक्सप्लोजन से रिलेटेड है पूरे अराउंड द वर्ल्ड बैन किए जाएंगे। इस ट्रीटी को नेगोशिएट किया गया था जेनेवा में कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट 1994 में, और इसे 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था और इसमें 184 मेंबर्स ने अभी तक साइन कर दिया है। जो 8 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, यूएस है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया, इज़राइल और इजिप्ट है। ये ट्रीटी अभी तक फोर्स में नहीं आया है।
चूँकि अभी भी 44 स्टेट्स ने साइन इसमें नहीं किया है, इसलिए यह ट्रीटी अभी तक फोर्स में नहीं आई है। नेक्स्ट न्यूज़ में, अ न्यू स्पीसीज़ ऑफ ग्रीन पिट वाइपर इन अरुणाचल प्रदेश इज़ फाउंड। अब इसे ग्रीन पिट वाइपर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कलर ग्रीन है। इसका साइंटिफिक नेम ट्रिमेसोरस सैलेजार रखा गया है। सैलेजार इंस्पायर हुआ है हैरी पॉटर के फेमस कैरेक्टर सैलेजार स्लिदरिन से। पिट वाइपर्स वेनेमस स्नैक्स की लिस्ट में आते हैं और इन्हें बाकी स्नैक्स से अलग करती है उनकी पिट सेंसिंग। पिट ऑर्गन होता है जो इनके आइज़ और नोज़ के बीच में होता है, जिससे ये हीट को सेंस कर पाते हैं। इस डिस्कवरी को जू सिस्टमैटिक एंड एवोल्यूशन मैगज़ीन के अप्रैल इशू में पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ में, वुहान वेट मार्केट रीओपन एंड फेसेस हीट। वुहान में वेट मार्केट वापस ओपन हो गई। इससे दुनिया भर के लोगों से चाइना को निंदा झेलनी पड़ रही है। एक्चुअली वुहान ही वही प्लेस है जहाँ से कोरोना वायरस का आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था। चाइना में वेट मार्केट लगती है। वेट मार्केट का मतलब यहाँ पे एक्जॉटिक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बेचे जाते हैं। जब ये आउटब्रेक हुआ था उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस मार्केट को बंद कर दिया था, लेकिन इसे वापस रीओपन कर दिया गया है। ऐसा इससे पहले भी हुआ था जब सार्स वायरस का आउटब्रेक हुआ था, तब भी चाइना ने वेट मार्केट को बंद कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे वापस रीओपन कर दिया गया है। दूसरे देशों का कंसर्न ये है कि ऐसी मार्केट से ही जो वायरसेस हैं वो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो चाइना को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ में, डीआरडीओ ने अपनी पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की टेस्टिंग फैसिलिटी को डीआरडीओ ग्वालियर से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस दिल्ली में शिफ्ट कर दिया है। इसके लिए उन्होंने रीज़न ये बताया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पीपीई को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है।